May I come in, sir? यस कम इन। Good morning, sir. बैठिए। Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर मैंने अपनी 10th सचेत कॉन्वेंट स्कूल अलवर से की है। मैंने अपनी 12th यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट जीडी कॉलेज अलवर से की है। उसके बाद मैंने बीएड किया है राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। क्या क्या विषय रहे आपके? सर मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहा है 12th में, और जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री रहा है ग्रेजुएशन। ठीक है। आप रहने वाली हैं अलवर जिले की? जी सर। अलवर से अभी कितने नए जिले बने हैं? सर अभी अलवर के हिस्से 3 हुए हैं सर। कौन कौन से नए जिले? सर नाम एक बताइए। अलवर पुराना, और सर एक खैरथल तिजारा, और कोटपुतली बहरोड में भी अलवर का हिस्सा है। तो जो अलवर अब रह गया उसमें कितनी तहसीलें हैं और पहले कितनी तहसीलें थी? सर पहले आई गेस 17 थी, और सर अभी की मुझे जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। अलवर जिला जो है खैरथल बनने के बाद में और बहरोड बनने के बाद में इसको बेनिफिट होगा या नुकसान हुआ है? सर एडमिनिस्ट्रेटिव से तरीके से देखा जाए तो इसका बेनिफिट होगा। ये काफी बड़ा जिला था और पॉपुलेशन प्रेशर भी ज्यादा था, तो उससे अब एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा, योजनाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी, और सर प्रशासन और आम जनता की दूरी कम होगी। अलवर के सांसद कौन है? सर अलवर के सांसद श्री महंत बालकनाथ जी। इनको कौन से संप्रदाय से जोड़ा जाता है बालकनाथ जी को? सर ये नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखता है। नाथ संप्रदाय। इनके गुरु कौन है नाथ संप्रदाय के? सर एग्जैक्टली मुझे जानकारी नहीं है सर। भर्तृहरि जी भी नाथ संप्रदाय से ही हैं? जी सर, मुझे नाथ और आपने भर्तृहरि कॉलेज से ही अध्ययन किया है? यस सर। तो भर्तृहरि जी कौन थे और इनका क्या इतिहास है? सर भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे, और उसके बाद इन्होंने संन्यास लिया, और इन्होंने नाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय से जुड़े, और अलवर में इन्होंने तपस्या की और वहीं पे जीवन पर्यंत रहे। चंद्रयान के जो आउटकम्स आए हैं इसकी स्टडी के, क्या क्या खोज की इन्होंने? सर एक तो वाटर को रिकन्फर्म किया गया है, और सर जो सरफेस और अंडरग्राउंड टेम्परेचर है मून का, उसमें डिफरेंसेस पता किए हैं, और सर मीथेन की उपस्थिति भी बताई गई है, और सर वहां पे प्लाज्मा की प्रेजेंस भी पता की है। तो क्या वहां जीवन की उत्पत्ति के जैसे कोई संकेत मिले कि यहाँ जीवन लाइफ सरवाइव हो सकती है? सर अभी जो ये है ये प्री एलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। इनका जो आउटकम होगा, जब इनसे एक्सट्रापोलेशन किया जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है, पर सिर्फ इस बेसिस पे ये अभी नहीं कहा जा सकता है सर। ऑक्सीजन और सल्फर के मिलने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं चांद पे आने वाले जो हमारे चंद्र मिशन होंगे? सर सबसे पहले तो ऑक्सीजन अगर वहां पे अवेलेबल है तो हमें यहाँ से कैरी नहीं करना पड़ेगा, जिससे वेट हम कम कर पाएंगे हमारे मिशंस का। और सर जो सल्फर और ऑक्सीजन है वो लाइफ की जो फॉर्मेशन है, इनिशियल जो फॉर्मेशन है, उसमें इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है सर। मैं सर की बात को थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग साउथ पोल पे क्यों की गई थी? उसके पीछे क्या लॉजिक था? क्या अपन को एडिशनल बेनिफिट था? सर साउथ पोल पे लैंडिंग करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहां पे वाटर की प्रेजेंस को एंटिसिपेट किया गया था, और अगर वाटर वहां पे प्रेजेंट होता है तो हम जो आने वाले जो भी हमारे मिशंस हैं या जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं कॉलोनी वगैरह बनाने के, उन पे भी हेल्प मिलेगी। सर इसके अलावा और कोई रीजन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, जहाँ पे ये अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ है उस जगह का क्या नाम दिया, नामकरण क्या किया गया है? सर उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। ठीक है। ये अपने जो स्पेसक्राफ्ट है ज्यादातर श्री हरिकोटा से ही क्यों लॉन्च होते हैं इनवेरिएबली? क्या इसके पीछे लॉजिक और क्या इसके पीछे फैक्ट्स हैं कि अपने सारे स्पेसक्राफ्ट वहीं से लॉन्च होते हैं? सर जो श्री हरिकोटा है वो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है, और जितने जो सर लॉन्च मिशंस होते हैं वो जनरली ईस्ट कोस्ट पे कैरी किए जाते हैं, क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, और अगर हम ईस्ट से उनको लॉन्च करते हैं तो वो जो उनके ग्रेविटी होती है वो उन्हें बूस्ट करती है। और सर दूसरा रीजन ये है कि उसके साइड में ओशन है, तो अगर वो मिशन इन केस फेल होता है तो वो ओशन में गिरेगा,
और डैमेज होने के, ह्यूमन डैमेज होने के या किसी भी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं सर। वेरी ठीक है। आप चूंकि अलवर से हैं, जी सर। अलवर में एक संत हुए लालदास जी। जी सर। क्या जानते हैं आप उनके बारे में सर, और उनकी क्या सिग्निफिकेंस रही? सर जो लालदास जी हैं वो मेव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनकी जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है वो है हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर। उनको दोनों ही जो समुदाय हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। और सर नंगला जहाज में उनका बर्थ माना जाता है जो भरतपुर में है, और उनका जो मेन कर्म स्थली रही है वो मेवात और अलवर का मुख्य हिस्सा रहा है सर। उन्होंने लालदासी संप्रदाय भी स्टार्ट किया था। अलवर जिले में मेवाती बाहुल्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? सर अलवर में जो तिजारा है और सर जो रामगढ़ है, सर पूरा अलवर मेवात में आता है, पर कुछ तहसीलों में अधिकता ज्यादा है। भिवाड़ी की और क्या सिग्निफिकेंस है राजस्थान के दृष्टिकोण? सर भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल सिटी है और जो बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिनमें फॉरेन इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं वो वहां पे सिचुएटेड हैं। एनसीआर का पार्ट। कोई ऐसी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो भिवाड़ी में लोकेटेड है, कुछ बताएंगे? सर एक होंडा है जो कि भिवाड़ी में है, और सर सेंट गोबिन्स ग्लास फैक्ट्री भी है भिवाड़ी में। सर रेबन्स की ब्रांच भी है मैन्युफैक्चरिंग की, और सर जो जैगुआर जो बाथरूम वेयर बनाती हैं उनकी फैक्ट्रीज भी हैं। तो सर बहुत सारी मेजर फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे। ऑटोमोबाइल सर मेन। खुशखेड़ा क्यों फेमस है? सर खुशखेड़ा जो है वो भिवाड़ी के पास ही है और उसमें भी फैक्ट्रीज हैं सर। एग्जैक्ट फैक्ट्रीज के नाम में रिकॉर्डिंग। नीम राणा की क्या विशेषता है? सर नीम राणा की सबसे बड़ी विशेषता जैपनीज जोन है, वहाँ पे जैपनीज जोन सिचुएटेड है। G20 सम्मेलन भारत आयोजित कर रहा है। जी सर। जब से भारत ने अध्यक्षता की है, G20 में नयापन आपको क्या देखने को मिला है? सर जो उसमें इंडिया है, जब से उसकी इंडिया की अध्यक्षता हुई है, इंडिया पे फोकस बढ़ा है। और सर जो इंडियन कल्चर और जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं उनकी अधिकता है अब। और सर जो पॉपुलेशन और इंडिया के ऊपर फोकस डेफिनेटली बढ़ा है। पॉपुलेशन को लेके, डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके बातें हुई हैं सर, इंडियन इकोनॉमी को लेके बातें हुई हैं, और सर जो स्पेस मिशंस हैं या जो भी चीजें हैं उन पे इंटरनेशनल फोकस बढ़ा है। सर पिछले कुछ टाइम से देखने में आ रहा है कि राज्य की राजधानी में अलग अलग जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं। जी सर। इसके समाज पे क्या प्रभाव पड़ेंगे और राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेंगे? सर समाज पे इसके पॉजिटिव प्रभाव तो ये रहेंगे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ता है, राजनीतिक चेतना बढ़ती है, और सर जो लोग एकजुट होते हैं। सर इसके नकारात्मक प्रभाव ये होते हैं कि जातिगत भेदभाव है उसको बढ़ावा मिलता है, जातिगत सर्वोच्चता की भावना आती है लोगों में। और सर जो इसके राजनीतिक प्रभाव हैं वो ये हैं कि जैसा कि पहले बताया मैंने कि राजनीतिक चेतना बढ़ती है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना रहती है। और सर जो पार्टीज हैं वो अपीजमेंट की कोशिश भी करती हैं उनके क्राउड या उनकी फोर्स को देखकर। ठीक है, इतने लंबे समय बाद जबकि हमने संविधान में भी ये प्रावधान किया कि जाति के प्रभाव को जितना संभव कम किया जा सके उतना किया जाना चाहिए, क्या ऐसी सामाजिक वजह है कि आज 2023 में भी हम जाति को लगभग उसी स्वरूप में देख रहे हैं जिस स्वरूप में हमने इसमें सुधार करने की कोशिश करना शुरू किया था? सर एक तो है कि जाति जो है हमने संवैधानिक तौर पे इसे कम करने की कोशिश की, लेकिन जो सामाजिक तौर पे है उसको जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहा, कहीं ना कहीं वो मानी जा सकती है वजह। और सर जो दूसरी बात ये है कि जितना अपीजमेंट किया गया उससे लोगों को लगा कि इसको यूज करना फेवरेबल हो सकता है। वोट बैंक क्या होता है? सर वोट बैंक एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर पर्सन को वोट करता है। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है खराब है? सर ये जो डेमोक्रेसी है उसके लिए दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर उनकी जो डिमांड्स हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाता है तो ये ठीक है, पर इसके नेगेटिव रिपरकशंस मुझे लगता है कि ज्यादा है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि भारत एक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है? सर भारत ग्रोथ कर रहा है ये डेफिनेट है, पर सुपर पावर बन रहा है ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो मैं पूरी सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं कि सुपर पावर बन गया।
सर अभी हम ग्रोथ कर रहे हैं जैसा मैंने कहा, पर जो सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं ये कहना अभी जल्दबाजी हो। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच क्या इश्यूज है? सर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज हैं सर, और उसके अलावा जो है हमारा जो इंपोर्ट है वो उनसे बहुत ज्यादा है, तो हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। और सर जो इंडिया है, एक किसानों की जो ऋण माफी होती है इसके बारे में बहुत बात होती है। जी सर। तो अगर हमारा एक बैंकिंग सिस्टम है जिसमें बैंक्स लोन देते हैं, किसान लोन अपनी इच्छा से अपने अपग्रेडेशन के लिए लोन लेते हैं, जी सर, फिर ऋण माफी जैसा जो काम है ये हमारी अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करता? सर जो ऋण माफी है वो एक सामाजिक सोशल सर्विस की तरह की जाती है। जब ऐसा होता है कि उनकी फसलें खराब हो जाएं या कोई प्राकृतिक आपदा हो जिसकी वजह से किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हो, तो उस दशा में सरकार करती है। क्या आप ऐसा कोई सुझाव दे सकते हैं जिसमें ऐसा हो कि हम किसानों को इतना एम्पावर्ड कर दें कि उनको ऋण माफ करवाने की जरूरत ही ना पड़े? सर जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, और सर जो नकदी फसलों की ओर उनको बढ़ाया जा सकता है, और स्टोरेज हाउस डेवलप किए जा सकते हैं ताकि जो फसलें हैं उनको उसी टाइम बेचना ना पड़े जब पैदावार होती है। सर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हैं वो जरूर। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस को रोक दिया इस बार, क्या नॉन डेमोक्रेटिक है? सर ये नॉन डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट है कि वो चाहे तो करवाएं चाहे तो नहीं करवाएं। उन्होंने जो रीजंस दिए हैं कि जो है सर खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसको रेगुलेट किया जा सकता था। जी सर, रेगुलेट उसके लिए एजेंसीज को लगाया जा सकता था कि वो वहाँ पे चुनाव पे नजर रखें, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। जी सर। इसके लिए इलेक्शंस बंद करवाना तो कोई उपाय नहीं। सर इलेक्शंस बंद करवाना नॉन डेमोक्रेटिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर जो डेमोक्रेसी है वो ग्रेटर लेवल पे अभी भी है हमारे पास। मतलब जब भी डेमोक्रेसी डिस्टर्ब होती है किसी, जैसा आपने इससे पहले कहा कि छोटी पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ने देना डेमोक्रेटिक नहीं होगा, उसी तरह से स्टूडेंट इलेक्शंस को भी अगर रोका जाए तो? सर परमानेंटली रोकना एक अच्छा उपाय नहीं होगा, और जैसा आपने कहा रेगुलेशन। क्या पर्पस था इनका? स्टूडेंट इलेक्शंस करवाए क्यों जाते हैं? सर स्टूडेंट्स में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने के लिए, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर इंश्योर करने के लिए इसे पहली सीढ़ी माना जाता है। आपने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा? जी नहीं सर। आप में पॉलिटिकल अवेयरनेस है? जी सर। सर आपका इंटरव्यू न्यूक्लियर बैंक से स्टार्ट हुआ था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी सर। फादर ऑफ एटम बम कौन कहलाता है? आपने बोला कि कंट्रोल्ड होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, एंड अनकंट्रोल्ड इज अ बम। यस सर। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर बम किसको कहलाता है? सर ओपेनहाइमर को कहा। अभी रिसेंटली वो न्यूज किसी कंट्रोवर्सी में थे, व्हाई? सर उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसमें गीता यूज किया गया है, तो उसको लेके एक कंट्रोवर्सी थी सर। एक चीज होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, व्हाट इज दैट? सर जब उसमें जो दो कंपोनेंट होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल ना हो तो उस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने अक्सर देखा होगा मगर अपना मुंह खोल के, yes, sir. या हिप्पोपोटामस अपना मुंह खोल के खड़ा रहता है, yes, sir. और छोटी चिड़िया आके they enter the mouth and they feed on it. Yes, sir. What is that relationship called? Sir, that is commensalism, I guess. Is it not called symbiotic? So it is not absolutely necessary for both species. Okay, एग्रीकल्चर की भी बात हो रही है। जी सर। आप बताएं मुझे कैश क्रॉप किसको कहते हैं? सर जिनको मार्केट में बेचा जाता है इमीडिएटली, जिनका किसान स्वयं यूज नहीं करते और मार्केट में बेच के कैश मिलता है। सर राजस्थान में कैश क्रॉप किस किस को? सर कपास है एक मेजर क्रॉप, और सर जो मसाले हैं उनको भी कैश क्रॉप बोला जाता है सर। थैंक यू सर। अंबर बेल देखा है आपने? जी सर। अंबर बेल जैसी किसी भी पेड़ के ऊपर लग जाती है तो पेड़ सूख क्यों जाता है? सर ये एक पैरासिटिक प्लांट है, और ये जो होता है न्यूट्रिशन अपना होस्ट प्लांट से डिराइव करता है, जिसपे भी ये होता है। तो वो धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन लेता है और बदले में उसको जो होस्ट प्लांट है उसको कोई फायदा नहीं होता, और ये इसकी ग्रोथ काफी रैपिड होती है, तो जो न्यूट्रिशन है वो सारा इसको मिलता है ये। तो इस वजह से जो होस्ट प्लांट है उसकी धीरे धीरे डेथ हो जाती है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे कि
जैसे अंबर बेल है वो होस्ट प्लांट को नष्ट करता है। Yes, sir. कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो होस्ट प्लांट की सहायता के लिए जरूरी होते हैं। Yes, sir. क्या होते हैं वो? सर कुछ प्लांट्स होते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं और उनमें दोनों को फायदा होता है, वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उन दोनों प्लांट्स के बीच में। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? सर मैं प्लांट्स का नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर सर जो फंजाई है उसके साथ मिला के माइकोरेजा बनता है प्लांट्स में, वो दोनों स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, गार्डनिंग करने में बहुत सारा पानी वेस्ट होता है और सामान्यतः हम गार्डनिंग करते हैं तो सजावटी पौधे, इस तरह के पौधे लगाते हैं जिनसे कोई फाइनेंशियली आउटकम भी नहीं मिलता है। यस सर। तो गार्डनिंग तो फिर अच्छा नहीं है। सर जो वाटर वेस्टेज है वो उन केसेस में ज्यादा होता है जब ग्रास उगाई जाए, जो लॉन्स बनाए जाते हैं। जो प्रॉपर गार्डन होता है उसमें वाटर इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता और जो होता है वो वेस्ट भी नहीं होता। सर इसकी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस भले ही कम हो, पॉसिबल है पर भले ही कम हो, लेकिन सर जो इसके बाकी बेनिफिट्स हैं, अदर बेनिफिट्स, एक फिजिकल एक्टिविटी है, ये हमें नेचर के करीब रखती है, और सब प्लांट्स को ग्रो करना और उनको मेंटेन करना आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाता है। सर इसके पॉजिटिव आउटकम्स हैं। पेड़ की जो जड़ें होती हैं, एक तो कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो जड़ों से उग जाते हैं। यस सर। कुछ होते हैं कि मान लीजिए पेड़ लगा हुआ, इसी की कोई डाली काट ली और उसको फिर आप लगा देते हैं। ऐसे कौन कौन से पेड़ आपने लगाए हैं? सर रोज सबसे कॉमन है जो कि लग जाता है, और सर स्नेक प्लांट भी लग जाता है उसकी लीव से। बोगनवेलिया ब्रायोफाइलम है, उसकी भी लीव से प्रोपगेशन पॉसिबल है। और सर जो पोटैटो है वो ट्यूबर से लग जाता है। तो सर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स। तो जब हम इस तरह से ये प्लांट लगाते हैं तो कौन सा सीजन टाइम जो है वो सबसे बेस्ट होता है? सर ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, बट जनरली जो होता है रेनी सीजन में ज्यादा होता है, तो ये पॉसिबल है सर अगर मॉइस्चर अवेलेबल है और रूट ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिचुएशंस हैं तो प्लांट ग्रो कर जाता है। ओके, कुछ ऐसे पौधे भी हैं या उनके लीफ हैं जिसको ग्रोथ हार्मोन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? सर कोई ऐसा पौधा मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, और ये जो एलोवेरा होता है, जी सर, इसको जड़ों के निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? जड़ों को निकालने के लिए जैसे आपने कट करके लगा दिया, फिर उसके अंदर डिप करते हैं तो जड़ें आ जाते हैं, रूट हार्मोन जिसको कहते हैं। हो सकते हैं सर, इसमें ऑक्सीजन होता होगा सर। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, पर ये मेरा गैस है कि इसमें शायद ऑक्सीजन होता होगा जो कि रूट ग्रोथ में हेल्प करता है। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? सर जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं राजस्थान में। नॉर्दर्न राजस्थान, सदर्न राजस्थान, ईस्ट और वेस्ट, यहाँ पे अगर हम वनस्पति लगाना चाहें तो कौन कौन से पेड़ इन पार्ट्स में लगाएंगे? सर जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें हमें जीरोफाइट्स लगाने होंगे, और सर जो नॉर्दर्न राजस्थान है उसमें ड्राई डेसिडुअस, और सर जो सदर्न राजस्थान है वहां पे जो ज्यादा वाटर नीड करते हैं प्लांट वो भी सर्वाइव कर जाएंगे, और वेट डेसिडुअस वेजिटेशन भी हो सकती है सर। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।